बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयाब अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है और जिस तरह से देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मदीना के मक्का गए, सऊदी अरब से काफ़ी सारी उनकी मुलाकातें हुई और टर्किश प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आए और बैनुल अक़वामी तौर पर भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उसमें चेंजेस आए और सारा कुछ हुआ। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो काफ़ी बड़े जलसे हुए और इमरान खान साहब दिन ब दिन अपना पावर शो जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और इस्लामाबाद की भी उनने कॉल दी हुई है और उनका ये है कि वो 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब मौजूद हैं। ये इनकी ख़ास बात यह है कि अवाम इनको बड़ा पसंद इसलिए करती है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और अवाम की बात करते हैं और अवाम की ही बेहतरी की ही बात करते हैं। ख्वाह वो कोई भी हुकूमत में पार्टी हो, ये हमेशा इन्होंने अवाम की ही बात की है। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, अभी ये ऊँट किस करवट बैठेगा और आप इस साल में इलेक्शंस देख रहे होते हुए? देखिए, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऊँट को किसी करवट बैठाने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ी सी मिसकैलकुलेशंस हो गई, कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मैं समझता हूँ कि हर तरफ कुछ ना कुछ गलतियाँ थी और इस सिलसिले में जब ये सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे पहुंच चुका था जी। और मैं तो कहूँगा देवर 6 फीट अंडर द ग्राउंड। ट्रू। और इसी तरह ये मामला चलते रहते तो अगले इलेक्शन में उनको टिकट देना भी बड़ा मुश्किल हो जाना था और पीएमएलएन जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। लेकिन बात यह है कि देखें, एक निज़ाम जो है वो इंसानों से ऊपर भी चलता है। आपने कैलकुलेशन की कि भाई ये इतना इसका ग्राफ गिर चुका है, अब इसको हटा देंगे तो लोग कहेंगे यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुआ ये कि जिसका ग्राफ यहाँ पे था उसका ग्राफ ज़मीन पे आ गया और जिसका ज़मीन पे था उसका आसमान पे पहुँच गया। और पहली दफ़ा ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नैरेटिव जो है, एक आवाज़ जो है वो बिक गया। लोगों ने उस नैरेटिव को ख़रीद लिया क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, चाहे आप कितना भी कह लेंगे हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, 72 साल से हैं, लेकिन अमेरिका ने हमारे साथ अच्छा भी किया बुरा भी किया। लोग अच्छाइयाँ ज़्यादा याद नहीं रखते क्योंकि इतनी कोई अच्छाइयाँ थी नहीं, बुराइयाँ याद रखते हैं कि जी वो 7वां बहरी बेड़ा पहुँचा नहीं, बांग्लादेश बन गया, अमेरिका हमें धोखा देता रहा, उस वक्त भी हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा था जी। फिर बीच में हमारे साथ एकदम चलते चलते उन्होंने 180 डिग्री यू टर्न लिया और इंडिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी कर लिया, ताल्लुकात भी बना लिया और पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो वो चीज़ लोगों के दिलों में है क्योंकि लोगों के दिलों में घर करने के लिए आपको बड़ा एक अवामी किस्म की मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि यूएसएड के चावल खिला दें और आटा खिला दें तो लोग आपके साथ हो जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अवाम की चाइना के अवाम के साथ मोहब्बत है, जिस तरह टर्की के साथ है, जिस तरह सऊदी अरेबिया के साथ है, वो पीपल टू पीपल है जी। यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो रही है लेकिन पीपल टू पीपल नहीं हो सकी। इसके बाद लोग कहते हैं जी कि आप उनको बुरा भला भी कहते हैं और वीज़ा भी लेना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर एवरीबडी लुक्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब ये जब सारा मामला हो गए तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कामयाब वो शख्स होता है, वो जमात होती है, वो कौम होती है जो अपने असूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी रहे जी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपने पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, JUIF, बाब, माँ सबको इकट्ठा कर दिया। तो मुस्लिम लीग का एक नज़रिया है जिसकी वजह से हम मुस्लिम लीग अपने आप को कहते हैं और वो ये था कि ये राइटिस्ट मिडल ऑफ द राइट जमात है जी। ये असूलों में पाकिस्तान के इश्यूज़ के साथ खड़ी होगी, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कोई और हो, और ये जो है वो अपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी जी। यहाँ पर आप जिन लोगों के पेट चाक करना चाहते थे, जिनको सड़कों पे घसीटना चाहते थे, लोग देख रहे हैं आज उनके, आप कल तक उनके ख़िलाफ़, मतलब आप के बच्चे भी और आप भी जी उनको बुरा भला कह रहे थे और आज आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। पहली बात ये थी।
दूसरी बात जो बहुत बड़ी गलती थी कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस दफ़ा थोड़ा सा झटका लगा, और वो झटका इसलिए लगा है कि कल तक आपको बैठकर जो जलसों के अंदर, वीलॉग्स के अंदर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपको बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने एक एक मतलब वीडियो खिताब के अंदर 14 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर उस पर इल्ज़ामात लगाया कि महंगाई भी तुम्हारी, गंद भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा। और फिर वो दूसरे जो साहब हैं ईंट से ईंट बजाने वाले जी, तीसरे साहब जो है वो कह रहे जी कि मैं लेकर आऊँगा अपना गेट नंबर 4 के सामने धरना दूंगा जी। चौथे साहब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी गालियां देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, और कबायली इलाकों में भी जाकर देते हैं जी। तो आपने एक ऐसे शख्स को निकाल दिया जिसने कभी आपके खिलाफ बात नहीं की, जिसने पाकिस्तान के हक में बात की, जिसने पाकिस्तान के मफादात को, जो परसेप्शन है मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, और जो मैं समझता हूँ उसूली तौर पे उसने अपने नज़रिए को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसने कहा कुछ लोगों को साथ मिलाया जिनके खिलाफ था वो, जिसके खिलाफ बातें की थी, लेकिन ओवरऑल इस्लामिक फ़ोबिया ले लें, दूसरी चीज़ें ले लें, उसको लेकर वो चला। फिर जब उसको निकाला तो इस भोंडे तरीके से निकाला गया कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं जी। आपने सिंध हाउस में लोगों को जमा कर दिया, पैसों की बोरियां खोल दी। वो लोग जो, और मैं ये बात आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी को, PMLN को, मौलाना फजल रहमान वगैरह वगैरह को आप इकट्ठा कर दें, ये 4 बंदे अगर मुझे तोड़ के दिखा दें मैं इनको मान जाऊँ। तो बंदे तो कहीं और से टूट रहे थे जी जी, मैं नहीं कहता कहाँ से टूट रहे थे, अमेरिकन एम्बेसी से कहते टूट रहे थे जी, वहाँ पे जा रहे थे, हाजिरियाँ दे रहे थे, और आपको पता है कौन कौन गया कौन कौन नहीं जी। तो ये हमारी गलत फहमी है कि अमेरिका जो है वो हमारा ज़मीन पे खुदा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म बनने के लिए अमेरिकन एम्बेसी का भी रुख किया था किसी ज़माने में कि जी मेहरबानी करके मुझे बना दो, मैं हाज़िर हूँ जी। तो फिर जो आपने देख लिया कि रिएक्शन लोगों का क्या हुआ। अभी इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान है और वो लीडर है, इस वक्त ये है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ, ठीक है जी। अब आपको मैं थोड़ी सी आपके सवाल पूछने से पहले ये जो हुआ सारा कुछ हुआ, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहिए, जिसको मुदाखलत कहा या साजिश का जी। साजिश का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, मुदाखलत का कर लेते हैं क्योंकि मुदाखलत कंफर्म है जी। शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, ISPR ने भी कह दिया, सबने कह दिया कि जी मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई जी। अब ये मुदाखलत कैसे शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर? 1988 में ये मुदाखलत शुरू हुई, ठीक है। 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के जहाज़ के गिरने के बाद जी पीपल्स पार्टी को एकदम रिस्पांस मिला था, और दूसरी तरफ एक मर्द मोमिन मर्द हक का नारा लगा था, तो ये सारी इस्लामी जमातें उस झंडे के नीचे खड़ी हो गई थी। मुकाबला बड़ा सख्त था, और लाजमी बात है कि इसमें एक स्प्लिट मैंडेट आया था, जिससे कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो हुकूमत बना लेते, और पंजाब में इतनी अक्सरियत नवाज शरीफ के पास नहीं थी या मुस्लिम लीग के पास नहीं थी कि वो बना लेते। तो फिर देखते ही देखते प्रेसिडेंट ऑफ US उस रोनाल्ड रेगन साहब होते थे, उनका एक मरासला, ये मरासले की बात होगी ना, मरासला ही रखते हैं इसको, ठीक है। उनका एक मरासला जो है वो सदर गुलाम इसाक साहब को है, अच्छा, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं अंग्रेज़ी में था, मैं उर्दू में जी जितना तर्जुमा कर सकता हूँ कि वी लुक फॉरवर्ड, कि उम्मीद करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी और हम उनको दावत देना चाहेंगे अमेरिका आने। अच्छा, इतना कहना था कि पूरी पाकिस्तान की जितनी कुव्वतें थी वो हिलजुल होगी वहाँ पे जी, और मोहतरमा के लिए बंदे पूरे करके औने पौने करके उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, और पंजाब में उनके को बैलेंस करने के लिए PMLN को बंदे पूरे करके हुकूमत बना दी गई। ये था पहली मुदाखलत, ठीक है। फिर उसके बाद अंदरूनी मुदाखलतें होती रहीं, असगर खान केस बन गया, IGI बन गई वगैरह वगैरह जो कहते रहे आप। फिर 2007 में मुदाखलत हुई, जिसको सही मुदाखलत कहते हैं, अच्छा, और वो कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिख दी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। रेगन का ख़त भी मौजूद है जी आर्काइव्स के अंदर, अगर किसी ने देखना हो तो ईवान सदर जाके पूछ ले अगर वो दिखा दें तो। और कॉन्डोलीसा राइस की किताब भी मार्केट में मौजूद है जी, कि वो लिखती हैं कि मैं रात के 2 बजे 2:30 बजे सदर पाकिस्तान को उठाती थी और ये कहती थी। अब ये मरासले आते कहाँ से हैं, कैसे हैं,
और किस स्टेज पर आते हैं। हम्म। 2007 में जब मरासला आया तो बग़ैर मुशावरत के ग़ुलाम इसाक़ खान ने बक्सा उठाया और अबू धाबी पहुँच गए। जी। वहाँ जाके मोहतरमा के साथ बातचीत कर ली कि मैं सदर रहूँगा अगले 5 साल वगैरह वगैरह, जो भी उनको लालच था सियासी तौर पे। और फिर यहाँ आकर बाद में मशावरत शुरू की। और मुझे मालूम है कि पूरी कैबिनेट में से 90% लोगों ने कहा था कि ये ना करें आप। अच्छा। तो उसने कहा मेरे पे प्रेशर भी है और मेरे पास 2 रास्ते थे। एक ये था कि मैं तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म ना बनने दूं और दूसरा था कि मैं केसेस माफ़ कर दूं। अच्छा। तो हमारे चौधरी साहबान ने, जिसमें चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब थे, जिनका ख्याल था कि हम काफ लीग के सीनियर हैं और पार्टी को लेकर चल रहे हैं, वज़ीर आला भी थे कि हमें वज़ीर आज़म बनने का चांस मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ना बनने दें तो इनके जो खाया पिया माफ़ कर दें। अच्छा। उससे पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ वो आज हमारी कौम इस महंगाई बेरोज़गारी की वजह से और इस करप्शन की वजह से भुगत रही है। कि आपने रातों रात $60 मिलियन, ये तो वो है जिसका मालूम हो गया, रातों रात $60 मिलियन भी माफ़ कर दिए, सरे माल भी माफ़ कर दिया। वो चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले हो चुकी थी वापस मिल गई और किसी ने आज सुओ मोटो नहीं लिया। कहाँ पर हमारी अदालतें हैं, कहाँ पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ पर हमारा निज़ाम है, नैब कहाँ पर है, किसी ने नहीं पूछा यार कि वो $60 मिलियन जो तुमने लिया था, वो सरे महल जो बेच कर तुमने पैसा लिया था, वो पैसा कहाँ है? किसी ने पूछा आज तक? तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम की पस्ती जो है, जो हम नीचे गिर चुके हैं आज, और जो इज्जत हमारी दुनिया में नहीं रह गई, कि वो पैसा जब बाहर पड़ा होता है तो उनको सबको पता होता है कि ये पाकिस्तान से चोरी किया हुआ पैसा यहाँ पड़ा है, हम जब चाहेंगे इनकी गर्दन मरोड़ देंगे। जैसे उन्होंने यूक्रेन के बाद रशियंस की मरोड़ दी और जितना पैसा यूरोप में, इंग्लैंड में और अमेरिका में पड़ा है सारा फ्रीज कर दिया। इस डर से फिर ये अपने आकाओं को दोनों हाथों से सलाम करते हैं और फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनके इंटरेस्ट को जो है वो शामिल करते हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से। अब मैं अगला भी आपको बता दूँ। ये तो 2 मरासले हो गए। अब इन मरासलों में हुआ क्या, एक ख़त प्रेसिडेंट का, दूसरा मरासला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, यानी वजीर खारजा का। अच्छा। तो हम प्रेसिडेंट के लेवल से कहाँ गिर गए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे। अब जो आया है मरासला, उसमें हम कहाँ चले गए? हम डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे चले गए, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल पे चले गए। यानी हमारे मुल्क की हैसियत ये कि कहाँ सदर बात कर रहा है और फिर कहाँ वजीर खारजा बात कर रही है और कहाँ अब एक डॉन, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, डोनाल्ड डू साहब, जो कि एक हमारे डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होते हैं। वो हमारे एम्बेसडर को बुलाकर, जो उससे सीनियर है जी, यानी 22 ग्रेड का वो हमारा सेक्रेटरी है, उसको बुलाकर और उसको तड़ियाँ दे रहा है कि ये होगा तो नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। तो वही हुआ जिस तरह के, अब क्या कह सकते हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ को कहा गया था कि इधर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, एंड इफ यू आर नॉट विद अस वी आर गोइंग टू बॉम्ब यू टू बैक टू द स्टोन एजेस। तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो है वो डरा धमका कर और ये मामला करवा दिया। लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को कई दफ़ा ना इक़्तिदार लेकर इज्जत देता है, कई दफ़ा इक़्तिदार देकर जलील कर देता है। जी बिल्कुल। अब इनकी देखें आप कि मक्का मदीना ये नहीं जा सके, चाहे मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं, चाहे शेख रशीद पे लगाएं, चाहे उसके भाई पे लगाएं, भतीजे पे लगाएं, चाहे वो हुकूमत पे लगाएं। बात ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था लोगों का। आज लंदन में क्यों छुप के मीटिंगें कर रहे हैं ना? वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी कैबिनेट को लेकर लंदन बैठा हुआ है। 3 दिन से पाकिस्तान जो है वो पता नहीं कौन चला रहा है आज, और अभी भी तक वापस नहीं आए वहाँ। और वहाँ कर क्या रहे हैं? यानी फिर वो शख्सियात जो जिनका नाम आया है, इसकी बात की क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए कि जो हम्दुल्ला मुहिब को, जब उसने जो उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जिस दिन पाकिस्तान को गालियाँ दी थी जी और बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, 2 दिन के बाद वो एवन फील्ड में बैठा हुआ था जी, मियां नवाज शरीफ को मिल रहा था जी, और आज हुसैन हक्कानी वहाँ बैठा हुआ है। तो वैसे आपके ख्याल में ये लंदन वाला जो मामला है सर, ये मियां साहब से मिल रहे हैं, अब ये लंदन में
क्या बेस हो सकती है? आज इसको डिस्क्लोज तो कोई नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं जी हम अपने पार्टी कायद से मिलने जा रहे हैं। जी जी, ये क्या मामला हो सकता है? नहीं पार्टी कायद को अब क्या मुश्किल है यहाँ आने में। पंजाब में जी। आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है, जी। बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म आपका है। हम्म। तो आप अभी अल्ताफ़ हुसैन क्यों बने बैठे हैं लंदन में? यानी मुझे तो दुख और अफसोस इस बात का हुआ, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, ठीक है कि नहीं, और ये मुस्लिम लीग की बुनियाद मेरे वालिद ने रखी थी कि अल्ताफ़ हुसैन को ये जुर्रत हुई कि उसने कहा कि मुझ पे ही हंसता था नवाज शरीफ और कंपनी PMLN कि आप अपने लोगों को लंदन यात्रा पे बुलाते हैं और फिर पाकिस्तान के फैसले वहाँ बैठ के करते हैं। तो आज उसने कहा कि ये देख लो, मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाले आज लंदन यात्रा पे आए हुए हैं। वो इतना मुझे दुख और अफसोस हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये हैं मामलात उस मरासले के, और जो कुछ हमने देखा और जो हमने हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर स्टैंप लगा दिया। जी बिल्कुल। दूसरी दफ़ा भी उस पर स्टैंप लगा दिया। जी। मैं उस एम्बेसडर को सल्यूट करता हूँ कि वो डरा नहीं, घबराया नहीं, उसने पाकिस्तान के हक में जो बात थी वो कर दी। जी जी। अब आगे बताएंगे आपको कि ये करने को क्या ये नाजरीन, जो वैसे मरासले की बात हमने यहाँ पर देखी, जो इजाज़ुल हक साहब ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया, हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, हिस्ट्री को सारी चीज़ें हिस्ट्री के हिसाब से बताई, और जिस डिटेल से उन्होंने मरासले का बताया, ये शायद ही इससे पहले सुनने को मिला हो किसी को। और इस चीज़ पे बिल्कुल इस चीज़ को बार बार हाईलाइट होना चाहिए कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये कार्रवाई कैसे डाली जाती है। ये पहली दफ़ा किसी ने सही डिटेल से हाईलाइट किया। अभी हम लेंगे यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इनसे मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले इजाज़ुल हक साहब हमें बता रहे थे कि मरासला जो है ये हिस्ट्री में भी कैसे भेजा जाता था, और इसको कैसे ये एक प्रेसिडेंट मरासला भेजता था, और आज जो है वो वहाँ का एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो मरासले जो है वो भेज रहा है। मतलब पोजीशन कैसे चेंज हुई है। सर ये बताइएगा कि अभी जो इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाएंगे, 20 लाख नहीं चले, हम कहते हैं कि 5 लाख लोग भी इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो क्या हुकूमत के लिए ख़तरा है फिर? देखिए, हुकूमत तो अब चल ही नहीं रही, हकीकत ये है। मेरे ख्याल में ये जो लंदन गए हैं उसकी वजह यही है कि उन्होंने देख लिया आप किस तरह से हुकूमत चला सकते हैं कि कल तक जिनको आप घसीट रहे थे आज उनके साथ बैठे हुए। खारजा में अहकामात लिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी से। आपका क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो और हिना रुमानी खान वज़ीर आज़म से पूछेंगी? तो जो जरदारी कहेगा वही करेंगे वो। फिर उसके बाद कॉमर्स ले लें आप, पार्लियामेंट ले लें आप, वो भी उनके पास है। फिर आपकी कम्युनिकेशन और मजहबी अमूर ये JUIF चला रही है। फिर इसमें बाप के लोग बैठे हुए हैं जो किसी पार्टी से हैं, कोई किसी पार्टी से। तो इस तरह कभी हुकूमतें नहीं चलती जी। और अथॉरिटी क्या आपकी, मुझे ये बताएं ना, आपकी क्या अथॉरिटी? पहली बात यहाँ पर आपकी क्या अथॉरिटी है? जब सारी दुनिया ने देख लिया स्वाय हमारे जजेस ने कि किस तरह से सिंध हाउस में बैठ कर लोगों को ख़रीदा गया, किस तरह से बेचा गया, वो नज़र किसी को नहीं आ रहा। सब अंधे हैं, ठीक है कि नहीं? वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रात के 12 बजे भी हम बैठ के काम करते हैं। लेकिन उसमें भी सर देखिए, वो रुकनीत मुअत्तली वाला फैसला जो है वो उसको ठीक है, कर दिया गया। उसको हम छोड़ें जी, हमें उससे क्या है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रुकनीत मुअत्तली की इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाइस्ड है। PTI जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर वो उसको नहीं तस्लीम कर रहे तो जो भी फैसला कर जाएगा वो किसी को तस्लीम नहीं होना, ना ही इलेक्शन तस्लीम होगा इसके अंडर, मैं यही बता दूँ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मेरा जहाँ तक मैं अपना एक तज्जिया दे सकता हूँ आपको, अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे और कुछ लोगों में अक्ल आ जाए तो ये इस्लामाबाद मार्च की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। उससे पहले ये तय करें, मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं दोहरा देता हूँ कि बजट भी मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत को पेश नहीं करना चाहिए, ना पंजाब का ना मरकज़ का। क्योंकि पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो इतने ज़्यादा क्या कहते हैं
जानेदार कह लें या जिनको हम अनएक्सेप्टेबल कह लें, जी, यानी ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ यार कि मार कुटाई करके आप एंटी टेररिस्ट फोर्स को बुला के असेंबली के अंदर खड़ा कर दें और फिर जो इनकी हुकूमत ने जिस लॉबी में जाना था उसके आगे 300 पुलिस वाले खड़े कर दें और मार धाड़ शुरू कर दें, चाहे कि इन्होंने शुरू करवाई हो, लेकिन किसी ना किसी को रुकवाना चाहिए था। और फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप गैलरी में खड़े होकर इलेक्शन करवा रहे हैं, मतलब कोई रोल नहीं ले रहे, कोई करके और आपका जो दिल कर रहा है आप अनाउंस कर देते हैं। ये तो मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये नहीं कि मेरी उनसे कोई मुखालफत है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के हक़ में बात है, जो जमहूरियत के हक़ में बात है, और अगर ये जमहूरियत आपने लेके चलना है तो फिर कल को कोई 10,000 या 5,000 बदमाश मंगवा लेगा तो पार्लियामेंट में जाके कब्जा कर लेगा। गवर्नर हाउस को ताले लगा दिए हैं, गवर्नर को अंदर नहीं जाने दे रहे। ये कौन से कानून है जी, ये कौन सा आइन है? जी, और फिर जजेस की भी मैं अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप किस तरह से आइन की आइनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। यानी अगर आइन में लिखा है कि सदर और गवर्नर और सदर जो है वो हल्फ ले सकता है, ठीक है ना, तो आप कैसे स्पीकर को कह रहे हैं कि जाके हल्फ ले लो? आप कैसे दूसरे, चलो चेयरमैन सेनेट ले सकता है, अगर सदर नहीं है तो चेयरमैन सेनेट हल्फ ले सकता है वज़ीर आज़म का जी, लेकिन वहाँ पर कैसे आपने स्पीकर को भेज दिया पंजाब में कि वो जाकर हल्फ ले लेते? दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे अगर मेरा अपनी जमात भी करेगी ये, मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह से बार बार इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में वो घसीटने का मामला है, जिस पे DG ISPR ने तीसरी दफ़ा आकर दोबारा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ना घसीटा जाए सियासत में, ये क्या नौबत आई कि उनको बार बार आना पड़ा ये चीज़ कहने की? अगर पहले दिन शटअप कॉल देते थे तो ये नौबत नहीं आनी। एक पर्दा होता है, एक हिजाब होता है जी, एक लाइन होती है, जब वो लाइन आप क्रॉस करवाते हैं बार बार तो फिर यही होता है। जब आपको वो बैठकर जलसों के अंदर जहाँ पे मतलब एक इज्तिमा के अंदर और जिसे सारी दुनिया में देखा जा रहा था वीडियो लिंक के ज़रिए, जब वो आकर एक फ़ौज के आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहा है, 14 दफ़ा उसका नाम ले रहा है, ISI के चीफ को बुरा भला कह रहे हैं, और फिर तजिया नगार बैठ कर तजिए कर रहे हैं जी, मतलब GHQ के फैसले वो सुना रहे हैं कि मेरी चिड़िया ने ये कहा है। तो अगर वो DG ISPR ने उस चिड़िया का गला घोट दिया होता, चिड़िया का मैं कह रहा हूँ, उनका नहीं, तो ये कभी जरूरत ना होती कि बैठकर इस किस्म की। अच्छा, तजिया निगारों से सर ये बताएं कि अब देखें कल से जो है ना वो काफ़ी तजिया निगार एंकर पर्सन ये कह रहे हैं जी कि 3 से 4 दिन के अंदर असम्बलियाँ तहलील होने लगी हैं और लंदन मुलाकात में भी ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कुछ हो सकता है? जब मुल्क चल नहीं रहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, रुपी जो है वो डिवैल्यू हो गया है, स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ गया इस हुकूमत से। लोगों को ये ठप्पा लग गया है, चाहे इनको बुरा लगे अच्छा लगे, कि जो नारे इनके खिलाफ लगे थे वो हकीकतन 22 करोड़ अवाम उसको सही समझ रहे हैं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इमरान खान के जलसे में लोग PTI वाले नहीं जा रहे। अब ये जंग हो गई है पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुखालिफ जी, समझ आई कि नहीं आपको? उसके जलसे में मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को हज़ारों की तादाद में जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान की खातिर जा रहे हैं वहाँ पर। अब वो चाहे नैरेटिव उसका गलत था या सही था, वो लोगों ने ले लिया, बिक गया वो। अब आप उसको नहीं रोक सकते, आप उसको अब चाहे इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें आप साइड में, न्यूट्रल रहने दें आप जी, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कह तो बहुत कुछ सकते हैं वैसे, लेकिन उसको छोड़ दें आप जी। हुकूमत को चाहिए, अगर बेटर सेंस प्रिवेल करता है कि जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत है आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करें। मैं समझता हूँ बजट भी इनको नहीं पेश करना चाहिए, बजट को डिले करें, एक टेक्नोक्रेट्स की टीम बनाएं जो इकोनॉमी को लुक आफ्टर करे, बेशक इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके असम्बलियाँ तहलील करें, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाएं, ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल सबसे लें बंदे और इलेक्शंस कॉल कर दें। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर में हो सके तो इलेक्शन करवा दें। अच्छा। और वो सब के लिए अच्छा होगा। अच्छा, उसमें सर अब ये जिस तरह से हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ साहब ने पहला खिताब किया और बात इन्होंने की जी कि महंगाई बड़ी कर दी है पिछली हुकूमत ने और महंगाई पे काबू पाने लगे हम,
जबकि पिछले 4-5 दिन से देखा जाए तो महंगाई जो है वो बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर गई है, रुपया बिल्कुल नीचे आ गया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में क्यों अब नाकाम हो गई है? पहले तो बड़े जोश जज्बे से आई थी। अगर इस हुकूमत को अवाम ने एक्सेप्ट किया होता तो स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाती। जी। अगर इस हुकूमत को अवाम ने एक्सेप्ट किया होता तो आपका रुपी जो है वो रीवैल्यू करता, डिवैल्यू ना करता। उसका चाहिए था, फिर आज 160 पे आया होता जी, 190 क्रॉस करके 192 पे पहुंच गए जी। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश हो गई है जी। आप देख लें आपके ज़रा मुबादला किस तरह गिर गया। हाँ, लोगों को इत्मीनान ही नहीं है, और बैरूनी मुल्क जो कर्जे थे वो भी पे लोगों को इत्मीनान ही नहीं है, ना इनके पास कोई फाइनेंशियल टीम है, और जिन पे मतलब वो बाहर बैठ के फैसले करेंगे मुल्क के। जब मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर नहीं हो सकते, इस मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक फैसला भी खुद से नहीं किया। ये तो इस किस्म के फैसले हो रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, इंटीरियर कौन बनेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बनेगा, यानी सारे फैसले इन पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो सिर्फ फैसले आपके ख्याल में वही मुरासले वाले से इंटर रिलेटेड वही लोग फैसले करा रहे हैं? अगर वो भी कर लेते तो शायद कोई बेहतरी आई थी यहाँ पे। अच्छा। ये तो मेरे ख्याल में वहाँ से हो रहे हैं जहाँ से गुस्सा निकाला जा रहा है। देखें ना, उस शख्स को, चाहे मैं उस शख्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे उनके साथ बड़े ताल्लुक हैं, फातिमी साहब के साथ, यानी उनका नाम तो डॉन लीग्स में था ना जी, ठीक है कि नहीं जी। फिर और उस वक्त भी वो एडवाइज़र ऑन फॉरेन अफेयर्स थे जी, जब ये डॉन लीग्स हुआ था। फिर आप उनको वही ओहदा दे रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि इसको बनाए अपना आप स्पेशल असिस्टेंट जी, SAPM। फिर ये शहबाज शरीफ का फैसला नहीं था, ये उनकी काबीना का फैसला भी नहीं था। ये फैसला मुसल्लत किया गया है क्योंकि गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। वो पैगाम दे रहे हैं फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, उनसे वो, मैं नहीं कह रहा कि बदला ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी हमारे पास अब पावर आ गई है, चाहे तुम्हारे जूते पॉलिश करके हमने लिए है, लेकिन अब हम वो करेंगे जो तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि अब जिस तरह लॉन्ग मार्च की अब बातें चलना शुरू हो गई इस्लामाबाद वाले लॉन्ग मार्च में, अब शेख रशीद साहब का बयान आया जी कि जिस तरह से भुट्टो के दौर में अवाम ने खुद को आग लगाई थी, तो अब इसमें भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, ये यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं कि ये मतलब अवाम वाकई कुछ इस तरह आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च तक नौबत ही नहीं आनी, नौबत ही नहीं आनी। मेरा ख्याल है इन सबको बिठाना चाहिए और इन सबको बिठाकर बात करनी चाहिए इस मामले पर कि इलेक्शन किस तरह साफ और शफाफ होंगे और असम्बली तहलील करके इंटरम जो है वो किस तरह बनाई जाए। बस इससे आगे जाने, जितना डिले करेंगे, मैं आपको बता दूं एक बात और, अगर इस अभी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं कराएंगे, इस इलेक्शन को नेक्स्ट अगले साल में लेकर जाएंगे, तो मज़ीद ख़राबी होगी और मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, अभी आपने सुना कि किस तरह से जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का जो है वो सेटअप लाया जा सकता है या ये असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं, और जाजुल साहब का ये भी कहना है कि इनके लिए बेहतर यही रहेगा कि ये अभी असम्बलियाँ तहलील करके जो है वो इलेक्शंस की तरफ ही जाएँ। ये सब के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इस टाइम हुकूमत नहीं चल रही है, और हुकूमत चलने में महंगाई देखी जाए, बाकी चीज़ें देखिए, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तो हमारे अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे से आने के बाद इनसे कुछ और भी गुफ्तगू होगी, कुछ इनकी पार्टी के हवाले से और कुछ मज़ीद बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जाजुल हक साहब हमसे बात कर रहे थे कि कैसे जो है वो आगे अब इलेक्शंस की तरफ बात जा रही है और हुकूमत जो है मुकम्मल नाकाम हो गई है। इनसे मज़ीद बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि पंजाब की सूरत हाल देखी जाए, पंजाब में आप क्या समझते हैं आगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या मुस्तकबिल है या पंजाब का क्या मुस्तकबिल है आगे? देखिए, पंजाब में भी जब इलेक्शंस होंगे तो कोई सही क़यादत सामने आएगी। इस वक्त तो एक मजाक बनाया हुआ है ना कि शहबाज शरीफ साहब, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इस वक्त वो कन्विक्शन के करीब थे। हमजा शहबाज केसेस चल रहे हैं, उनकी भी पेशियाँ हो रही हैं। 14 मई को भी फिर दोबारा
बुलाया हुआ उनको और कहा कि इनको पेश करें यहाँ पे। तो मुझे तो ख़तरा है कि कहीं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों जेल ना चले जाएं। अच्छा। फिर मुल्क की क्या इज्जत रह जाएगी। हम्म। यानी अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताऊँ जो बड़ी ज़रूरी है और ये लोगों को पता लगनी चाहिए कि जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का NRO हुआ उसके 1 माह के बाद उनकी कन्विक्शन होने वाली थी। अच्छा। तमाम केसेस उनके कल्मिनेट कर चुके थे और जज ने सिर्फ वर्डिक्ट अनाउंस करना था, इसलिए अमेरिका को जल्दबाजी हुई वो। अच्छा। और वो उन्होंने कहा जी फौरी NRO करें और जनाब पूरी पाकिस्तान को कौम को ला कर ले गए अपना अबू धाबी सदर पाकिस्तान को और वहाँ जाकर सारा फैसले कर दिए। और बाद में जितना हम बोलते रहे जी कि गलत हुआ लेकिन नहीं, ज़रूरी है, प्रेशर है और ये और वो बातें होती रही। इस दफ़ा भी नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है ऑलरेडी, सजा याफ्ता है ना जी। बेटी भी सजा याफ्ता है जी। हजरत भी 11 तारीख को पेशी थी इनकी और 90% चांस ये था कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल होता तो इनकी कन्विक्शन भी हो जानी थी। उसको रोकने के लिए उसी दिन उनका हलफ दिलवाया गया और पूरा जोर लगाकर 11 तारीख से पहले खान साहब की हुकूमत को पैक किया गया और उसको भिजवा दिया गया। ये थी असल वजह जो कि ये कि कहीं कन्विक्ट ना हो जाए, क्योंकि जो ये कर सकते हैं उनके लिए जिन्होंने ये सारा मामला करवाया है तो और कोई नहीं कर सकता। अब ख़तरा किस बात का है मुझे, एक तो ये कि अच्छा है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। ये कोई भी कदम उठाएंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या जिसमें लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं जा रहा तो इनकी लोगों ने, अवाम ने इनकी ऐसी तैसी फेर देनी है। 2-4 चीज़ें हैं जो करवाना चाह रहे हैं ये सारा। चलो CPEC को रोल बैक एक और बात है कि चाइना से हमारी दूरी हो जाए। रशिया हम गए तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई कि यूक्रेन का मामला था, आपने कंडेम नहीं किया। और सही कहते हैं इमरान खान साहब, मुझे अब उनके बारे में कहना पड़ता है क्योंकि कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिसको एज एन एग्जाम्पल हमें पेश करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कहें यार इजाज़ुल हक साहब उसकी बात क्यों कर रहे हैं, कि कुछ बातें उन्होंने की है ना जो कि एक कहते हैं ना कि नैरेटिव कैच कर गया। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम क्यों करें, ठीक है ना, तो ये फिर कहना पड़ता है कि जो बातें उन्होंने की हैं वो अवाम ने उसको, मतलब अवाम के अंदर बड़ी उनके दिलों को लगी हैं जाके। एक उन्होंने कहा हम कोई गुलाम है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि हम क्यों कंडेम करें यूक्रेन को, ठीक है ना, भाई हम इस लड़ाई में सुलह करा सकते हैं। हम आपका हिस्सा क्यों बने इस लड़ाई के अंदर। माजी के अंदर भी हमने देखा कि जब हिस्सा बने 80 हज़ार लोग शहीद हुए, हमारे अफवाज पाकिस्तान के कितने लोग शहीद हुए। तो इसलिए हिंदुस्तान के साथ अमेरिका कभी ये नहीं कहता। वो रशिया से तजारत भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ईरान से सैंक्शंस लगी हुई, वो चाबार का पोर्ट बना रहे थे, बाद में वो चाइना ने टेक ओवर कर लिया। ईरान से वो पेट्रोल ले रहे थे, ईरान से वो गैस लेने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज़ वो कर रहे थे तमाम सैंक्शंस के बावजूद। और अमेरिका उनके साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहा था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा था, मतलब कि प्राइवेट उनको दे रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि एनर्जी के लिए। तो हम क्या, मतलब सही बात है, इंसान एक आम आदमी ये सोचता है कि यार हमें क्यों ये कहा जा रहा है, जब हमारे दुश्मनों को गले लगा कर नहीं कहा जा रहा तो हमें क्यों कहा जा रहा है। और ठीक फैसला था मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब का, और हमें चाहिए था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी होती है। अच्छा सर, अभी जो भारत वाला स्टैंड है कि जब से वहाँ पे सेक्शन 48 इम्पोज हुआ और उसके बाद सारा कुछ हुआ, उसके बाद अभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके साथ ताल्लुकात बहाली की बात शुरू हो गई है। मुझे बताएं कि अब अगर ये ताल्लुकात, ये हुकूमत जाते जाते बहाल कर जाती है और ये सारा कुछ हो जाता है, तो फिर क्या बनेगा वो जो इतनी जदोजहद की गई और इतना कुछ किया गया, इतनी फ़ाइट की गई कश्मीरियों के लिए। अब हम हर हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है इस बात पे कि जब भारत के साथ ताल्लुकात बहाली की बात उसके बाद होती है, जितनी ज़्यादतियों के और जुल्म के बाद। ये बात आपने सही की है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हुए हैं, औरतों की अस्मतें लूटी गई हैं, हमारी माओ बहनों के साथ ज़्यादती हुई है। दी वर्स्ट पॉसिबल स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशत गर्दी दुनिया में कहीं अगर हो रही है तो वो आज कश्मीर के अंदर हो रही है। फ़लस्तीन के अंदर भी है जी, इसराइल जो कर रहा है, लेकिन वर्स्ट पॉसिबल जो है, जहाँ तक केमिकल
इस्तेमाल किए गए, पैलेट्स इस्तेमाल किए गए, जहाँ पे आपने उनको मैसूर रखा कितने दिन, जी खाना पीना नहीं हो रहा, इंटरनेट बंद है, हर चीज़ पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। और फिर उसकी वो डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जी तो हर चीज़ वो कर रहे हैं, और हम अगर बैठ कर चुप करके अगर कम से कम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, मतलब और तो हमने अब क्या करना है, हम इतने बड़े 30 मार खान तो है नहीं, लेकिन आप कम से कम ये बावर करा सकते हैं दुनिया को कि हम हिंदुस्तान के साथ वो ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब तक कि मामला ठीक नहीं होते। अब ख़तरा किस बात का है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। मुझे जो लग रहा है ना कि ये सारा एजेंडा जो है, जो बड़े अरसे से लग रहे हैं कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए, जी डी मिलिटराइज किया जाए, जी और इसको डी इस्लामाइज किया जाए, जी एक तो ये एजेंडा है। उसमें हमारा न्यूक्लियर बड़ा खटकता है इनको। जी जब ख़ुद नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे $5 अरब की पेशकश की गई थी, यानी व्हाट इज़ $5 बिलियन यार, प्रॉब्ली इससे ज़्यादा यूक्रेन को दिए थे उन्होंने, जी जब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे साथ ही रोल बैक करवाया था ना, जब हमारा करवाने की कोशिश कर रहे थे। और आज देख लें कि उनका क्या असर हो गया। कम से कम डिटरेंट होता तो उनका ये असर नहीं होना था। दूसरी बात जो है बड़ी, अल्लाह करे कि हमारी फ़ौज अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि जो 5th जनरेशन वॉर है ना जी आप साहब, वो मैं आपको बताऊं, वो ये होती है कि आप अदारों को मुतज़ाद बना दें। जी यानी एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म खड़ा होकर आर्मी चीफ को अगर बुरा भला कह रहा है, तो ये उसके जो फॉलोअर्स हैं लाजमी बात है उसके साथ खड़े होंगे। तो फिर आपकी फौज तो मुतज़ाद होगी ना, जी ठीक है ना, उसमें तजाद आ गया, और जब तजाद आ जाएगा, मुतज़ाद हो जाएगी, तो दुश्मन का फ़ायदा हो जाएगा। जी ये एक चीज़ थी जो कि इंटैक्ट थी, जिस पे पूरे पाकिस्तानी कहते थे। आज सोशल मीडिया पे चले जाएं, हर आदमी, आप टीवी पे चले जाएं, आप जलसों के अंदर चले जाएं, हर आदमी खड़ा हो गया, जनाब फलाना कोर कमांडर क्यों लगा हुआ है वहाँ, इसको खुडे लाइन होना चाहिए, हाँ, ये फलाना होना तो चाहिए। वो बैठ कर बता रहे हैं कि GHQ के अंदर अब ये इतने रिटायर हो रहे हैं, इतने जा रहे हैं। अरे ये चीज़ें तो हमने 45 साल, तो मेरे वालिद साहब यार फौज में रहे हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में थे। किसी को हमारे घर में नहीं पता होता था कि कल क्या होने जा रहा है। यानी मार्शल लॉ लग रहा था मुल्क के अंदर। मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा को नहीं पता था, मेरे भाइयों को नहीं पता था, हम में से किसी को नहीं पता था, किसी रिश्तेदार को नहीं पता था। आज ये बात है कि आज यहाँ बैठ कर बता रहे होते हैं जनाब के फलाना कोर कमांडर खुडे लाइन लग गया, फलाना जो है वहाँ जा रहा है, फलाना वहाँ जा रहा है, अब हमारी चिड़िया ये कह रही है, हमारी गाय ये कह रही है, हमारी भैंस ये कह रही है। पहली बात ये। दूसरी बड़ी अहम बात जो है, और इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, मैं वार्न करना चाहता हूँ आज पाकिस्तान के लोगों को। खान साहब को भी मैंने ये बात बावर करवाई थी किसी एक मीटिंग में, कि एजेंडा इस वक्त ये है कि इंडिया को वागा से या किसी और बॉर्डर से एक्सेस दिया जाए टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अच्छा जी। और ये बात इसलिए मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ कि कल को अगर ये होगी तो मैं कौम से कहूँगा कि इसको रेजिस्ट करें। मैं कौम से कहूँगा कि इसको रेजिस्ट करें, कि जब तक कश्मीर का मसला, आपके पास एक ही तो ट्रम्प कार्ड है। यस, कल को अगर उनको एक्सेस मिल गया वाघा बॉर्डर से, तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। यहाँ पे चाहे वो जितने आर्म्स ला के छोड़ दें, जितना जो कुछ कर, चाहे आप कहें जी हमारे ट्रक वहाँ से उनका सामान लेंगे, हमारे ट्रक वहाँ पहुँचाएंगे। अगर आज उनके पास ये एक्सेस होता तो वो जंदल मंदल जितने वहाँ के स्टील मैग्नेट्स जो हैं, मित्तल वगैरह, वो सारा स्क्रैप उठा के, ये उनकी ख्वाहिश थी उस वक्त कि वो हम ले जाएं। और इसीलिए वो मोदी को लेकर आया था जाती उम्रा, जब शादी के बहाने वो मामला तय हुए थे। यही सारी कहानी थी। एक तो ये बात बड़ी ज़रूरी है। दूसरी ये कि सारे मामले में अमेरिका अपना गुस्सा इसलिए दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर वो किरदार अदा नहीं किया जो अमेरिका चाह रहा था। समझ आइए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सुपर पावर को शिकस्त दी। ये अफगानियों की कुर्बानियाँ थी। ठीक है ना, लोग जो मर्जी कहते रहे जी। अगर उस वक्त वो स्टेप ना लिया गया होता तो आज गवादर उनके पास होता। ट्रू। और आज आप भी किसी उस्मान करीमोव की तरह आपके भी नाम तब्दील भी हो सकते थे। ये तो हाइंडसाइड में बता रहा हूँ। दूसरी अजीम जंग जो उन्होंने लड़ी वो अमेरिका के खिलाफ थी, या बल्कि 52 कंट्रीज़ के खिलाफ थी। आज अमेरिका चाह रहा है कि जनाब उनकी हुकूमत किस तरह डिस्टेबलाइज की जाए। उनके पैसे मुंजमद कर दिए गए हैं,
वहाँ पे आप स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, वहाँ पे आप मतलब गलत काम करवा रहे हैं। पाकिस्तान को जितना ख़तरा अगर वहाँ पर अमन नहीं आता, जितना ख़तरा पाकिस्तान को है किसी को नहीं है। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो अमेरिका से को समझाते हुए हमें अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब अमेरिका वहाँ से निकले थे और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया था, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पहला होना चाहिए था जो वहाँ लैंड करता जाके। ये अमेरिका के हक़ में था, पाकिस्तान के हक़ में इतना नहीं था ये। वो पाकिस्तान के तो उनके ताल्लुकात बहुत अरसे से बहुत अच्छे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो खामोशी इख्तियार की जा रही है, जो पेशरफ्त हम नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए थी, उससे उनके दिलों में जो मोहब्बत है वो उसमें कमी आ रही है जी। और ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये मैं बड़ा ज़रूरी ठीक है कन्वे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में सर ये बताइएगा कि ये जो IMF का मामला चल रहा है, मुझे बताएं कि अब IMF के साथ अभी इस हुकूमत की मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने वही शर्तें रखी पिछली हुकूमत वाली। ये IMF के चुंगल से कब आज़ादी मिलेगी मुल्क को? ये IMF का कब से मामला चल रहा है? माजी में कई दफ़ा IMF से चुंगल से मिल चुकी है। 11 साल मार्शल लॉ भी था मुल्क के अंदर, कोई IMF का इतना प्रेशर नहीं था। शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे, IMF से हम फारग हो गए थे जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जी। तो IMF तो तब आता है जब करप्शन आती है मुल्क के अंदर। जब आप अपने वसाइल को अपने मुल्क के पे ख़र्च नहीं करते, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ख़र्च नहीं करते, तो आपको फिर कर्जे लेने पड़ते हैं। अब $1 अरब लेने के लिए आपने घुटने टेक दिए, यानी $1 बिलियन। आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी $30 अरब भिजवा रहे हैं यार हर साल पाकिस्तान। इतना उनको फैसिलिटेट कर दें आप, और ये कई दफ़ा मैंने समझाया मतलब हुकूमतों को भी, अगर उनको आप इंसेंटिव दे दें और वो पैसे ज़्यादा यहाँ भेजें, जो आप बोरो कर रहे हैं पैसा लोगों से और उनका लाइबर से, लाइबर मतलब कि जो बेस रेट होता है जी, उससे 3-4% ऊपर रख रहे हैं, तो अपने पाकिस्तानियों को अगर 1% का फ़ायदा दें तो डबल पैसे यहाँ भिजवा देंगे। उनको फैसिलिटेट नहीं करते और अब वो दिन ब दिन कम होता जाएगा, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, जो वो पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जिस तरह से अभी इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया की बात करते हैं और काफ़ी सारी जो पीसफुल एक इस्लाम का जो पीसफुल इमेज है, एक अच्छा इमेज है, उसकी बात करते हैं। हिस्ट्री देखी जाए, जनरल ज़िया ने बहुत इस पे फोकस किया, इस्लामोफोबिया पे भी फोकस किया, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ों पे। तो आवाम को एक कोई मैसेज दें जनरल ज़िया के हवाले से कि उनका कोई एक ऐसा मैसेज जो आज तक लोगों को ना पता हो, आजकल की सिचुएशन के हवाले से उन्होंने क्या काम किया? देखिए, उनका तो एक ही था कि पाकिस्तान को अपने नज़रियात पे खड़े, आइडियोलॉजी पे खड़े रहना चाहिए जी। और अल्लाह के फजलो करम से, मैं ये नहीं कि कोई बड़ी बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद थे इसलिए, अगर जनरल ज़िया शहीद ना होते जी, यानी वो शख्स था जिसमें ये जुर्रत थी उस वक्त, और अमेरिका क्यों नहीं कर सका कि जब हमें उन्होंने $400 मिलियन की एड दी तो उसने कहा इट इज़ पीनट्स, यू कीप इट विद योरसेल्फ। पीनट्स भी कहा उस वक्त जिस वक्त जिमी कार्टर का मतलब कारोबार ही ये था, जैसे गंदम लोग लगाते हैं ना। अच्छा, ही वाज अ पीनट फार्मर। ओके। तो इतने जोर का उसके मुंह पे तमाचा लगाया था कि दुनिया देखती रहेगी। खैर बाद में उनकी जान ले ली, वो और बात है, लेकिन उनका मिशन कंप्लीट हुआ जी। अफगानिस्तान से रूस को इनखला हुआ, तो बाद में साजिश हुई और जिनीवा अकॉर्ड हो गया। और आपको आज भी मैं बताता हूँ, अगर वो अफगानियों की कुर्बानी ना होती, वो जनरल ज़िया शहीद ना होते, पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर ना होता। 1984 में आपको ये तोहफा वो दे कर गए थे जी। 86 में उन्होंने इंडिया को बावर करवा दिया था कि आप आज न्यूक्लियर, आज ये खड़े होकर नारे लगाते हैं जी, यौम तकबीर मना रहे हैं, ये वो, इनकी तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, इसमें अब मतलब उन लोगों को क्रेडिट दिया जाए, ठीक है, मैं नहीं कहता कि भुट्टो साहब को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, ही स्टार्टेड दिस, उन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में जब वो नहीं थे तो ये उस वक्त एक छोटी सी लैब थी, कऊटा से लेकर और ये सारा सिस्टम बनाने में ये सारा जनरल ज़िया शहीद का काम था। डॉक्टर कदीर खान कई मरतबा इसका इतराफ़ कर चुके, आर्टिकल भी उन्होंने लिखा और बातें भी उन्होंने की, और बहुत से लोगों की इस पर कुर्बानी थी जो हमें आज पता भी नहीं। ये था वो शहीद जनरल ज़िया का जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। और अगर इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर ना आपकी आज़ादी रहेगी, ना आपकी खुद मुख्तारी रहेगी,
और फिर आप अपनों के बूट पॉलिश करने के बजाय दुनिया के बूट पॉलिश कर रहे हो। नाजरीन, आपने देखा कि इजाज़ुल हक साहब ने बड़ी खरी खरी बातें की आज, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि आज तक अभी तक डिस्कस नहीं हुई, और उस पर डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। स्पेशली ये कि इंडिया जो है वो उसका मिशन ये है कि वो आगे करना क्या जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि वाघा के थ्रू एंटर होकर जो है वो उनको एक्सेस मिले बाकी चीज़ों की, बाकी जगहों की। और इस तरह जो गवर्नमेंट की अभी चीज़ें चल रही हैं, जो नाकामी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम, इसी तरह से IMF के साथ जो है वो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं और मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों में डुबोया जा रहा है, इस तरह के मामलात हमने इनसे सुने। और मज़ीद उम्मीद है कि आपको ये इनकी बातें जो हैं वो समझ भी आई होंगी और आप लोग इनका ये इंटरव्यू जो है वो एंजॉय भी करेंगे। अभी हम अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे पाकिस्तान ऑनलाइन में। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। इजाज़ुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।